सोचिए, एक सुबह आप जागते हैं और अखबार में अपना मृत्यु लेख देखते हैं। ऊपर से हेडलाइन आपको मौत का सौदागर कहती है। जब आपको एहसास होता है कि दुनिया आपको ऐसे याद रखेगी, तो कैसा महसूस करेंगे? कोई व्यक्ति अपना नाम हमेशा युद्ध से जुड़ा होने से बचाने के लिए कितनी दूर जा सकता है, और वर्षों बाद जब उस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई पुरस्कारें दुनिया भर में सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती हैं, तो पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा? आज नोबेल पुरस्कारों का इतना गहरा प्रभाव है कि अधिकतर लोग इन्हें त्रुटिहीन मानते हैं। फिर भी इनकी इतिहास अनजानी कहानियों, नैतिक बहसों और हैरान कर देने वाले निर्णयों से भरी है। निम्नलिखित कथा इन बहुप्रचलित सतह के नीचे छिपी परतों को उजागर करती है। अल्फ्रेड नोबेल का नोबेल पुरस्कार का विचार उनके जीवन के अंत में एक चौंकाने वाली घटना के दौरान बना। अखबार में गलती से छप गया मृत्युलेख ने उन्हें सिर्फ एक विस्फोटक निर्माता के रूप में परिभाषित किया, जिससे उनके जीवन का कार्य एक अंधेरे विरासत में सिमट गया। यह नोबेल को गहरा प्रभावित कर गया। वे नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें इस तरह याद रखे। इसी वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति को मानवता के लाभ के लिए विरासत में बदलने का निर्णय लिया। ऐसे नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। उनकी वसीयत में लिखा गया वाक्य उन लोगों को जिन्होंने मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है, व्यापक और व्याख्या के लिए खुला है। यही पुरस्कारों पर वर्षों से चली आ रही राजनीतिक और वैज्ञानिक बहसों के मूल कारणों में से एक बन गया। नोबेल की वसीयत में कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया था, पर गणित को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इसका सही कारण अज्ञात रहा। कुछ विचारों के अनुसार नोबेल ने गणित के सीधे लाभ को अन्य क्षेत्रों के समान नहीं देखा। अधिक सनसनीखेज अफवाहों के अनुसार नोबेल के व्यक्तिगत जीवन की कुछ नाराजगी इस फैसले को प्रभावित कर सकती थी। अफवाहें इमोशनल प्रतिद्वंदिता या करीबी सर्कल में किसी गणितज्ञ के साथ विशेष संबंधों में तनाव की ओर इशारा करती थी। हालांकि कभी कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उस दौर के सामाजिक माहौल और नोबेल के निजी जीवन के बारे में टिप्पणियों में इनका उल्लेख होता रहा। फिर भी सबसे सशक्त तर्क यह है कि नोबेल ने उन विज्ञान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जिसमें अधिक ठोस परिणाम थे, और उन्होंने गणित को उस समय के लिए अधिक अमूर्त माना। इस कमी के कारण बाद में एबल पुरस्कार और फील्ड्स मेडल जैसी वैकल्पिक पुरस्कारों का उद्भव हुआ। नोबेल समितियां अपने निर्णय कैसे लेती है, यह हमेशा रहस्य ही बना रहा। निर्णय प्रक्रियाओं को 5 वर्षों तक गुप्त रखा जाता है, जिससे पुरस्कार की पारदर्शिता पर विवाद होता है। इस लंबी गोपनीयता की मुख्य वजह है जूरी सदस्यों को राजनीतिक दबावों और जनमत से बचाना। इससे सदस्य अपने फैसले स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और नामांकित लोगों के बारे में निजी मूल्यांकन साझा कर सकते हैं। साथ ही नामांकन के तुरंत खुलासे से नामांकित और अनुशंसा करने वालों दोनों की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। इसलिए 5 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि ऐतिहासिक भावनाओं को ठंडा करने और व्यक्तिगत प्रभावों को कम करने का काम करती है। जब अभिलेख खोले जाते हैं तो कभी कभी जारी जानकारी दिखाती है कि उस समय का राजनीतिक माहौल फैसलों को प्रभावित कर सकता था, जिससे पारदर्शिता पर बहस फिर से शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक जगत में एक और सीमा पर चर्चा होती है। एक पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों के बीच बांटा जा सकता है, जबकि आधुनिक विज्ञान विशाल शोध टीमों के जरिए होता है। इस नियम की उत्पत्ति नोबेल के समय से है, जब वैज्ञानिक कार्य आमतौर पर अकेले या छोटे समूह में किया जाता था। पुरस्कार को 3 लोगों तक सीमित किया गया था, व्यावहारिकता और प्रतीकात्मक कारणों से। समय के साथ विज्ञान क्षेत्र व्यापक हुए, बड़े सहयोग सामने आए और सीमा ने कई उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को सही पहचान से वंचित कर दिया। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है डीएनए की संरचना उजागर करने वाले काम के बावजूद रोसलिन फ्रैंकलिन को नोबेल न मिलना। इसके अलावा नोबेल मृत्यु के बाद नहीं दिया जा सकता। इस नियम का उद्देश्य जीवित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक योगदान की स्थायिता को सक्रिय समर्थन देना है, लेकिन इसके चलते प्रभावशाली हस्तियों जैसे महात्मा गांधी को नोबेल से वंचित रहना पड़ा। इन सब के अलावा नोबेल पुरस्कार कभी कभी राजनीतिक फैसलों से प्रभावित हुए हैं। खासकर शांति पुरस्कार विवादास्पद चुनावों के साथ सुर्खियों में रहा है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 1903 में हेनरी किसिंजर को दिया गया पुरस्कार। ये पुरस्कार वियतनाम युद्ध की छाया के तहत दिया गया और युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था। किसिंजर की सैनिक रणनीति में भूमिका के कारण बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह पुरस्कार शांति के बजाय कूटनीति को दिया गया। इसीलिए यह नोबेल के इतिहास में सबसे विवादास्पद चुनावों में गिना जाता है। 1901 से दिए जा रहे पुरस्कारों में एक और उल्लेखनीय बिंदु है लैंगिक असमानता। कई वर्षों तक महिला सम्मानितों की संख्या बहुत कम थी। यह केवल नोबेल प्रणाली पर ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से विज्ञान क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली संरचनात्मक बाधाओं की ओर भी संकेत करता है। इससे यह चर्चा भी उठती है कि क्या पुरस्कारों में महिलाओं के प्रति छुपा पूर्वाग्रह है।
साहित्य पुरस्कार का भी अपना विवादास्पद इतिहास है। बॉब डिलन को 2000 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिलने के बाद साहित्यिक जगत में सवाल उठे, क्या साहित्य की परिभाषा बदल रही है? पश्चिम केंद्रित चुनाव, कुछ संस्कृतियों और क्षेत्रों की अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की आलोचना बार बार सामने आती रही है। पुरस्कारों की वित्तीय नींव नोबेल की विरासत से बने फंड की वार्षिक ब्याज आय से आती है। इससे आधुनिक आर्थिक व्यवस्था पर निर्भरता को लेकर बहसें हुई हैं। चूंकि फंड का अच्छा संचालन हुआ है, प्रणाली आज तक बनी है, फिर भी सैद्धांतिक जोखिमों की चर्चा होती रहती है। नोबेल जीतना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह देशों को भी बड़े सम्मान और वैश्विक पहचान दिलाता है। इसलिए कुछ देशों ने कथित रूप से नोबेल को राष्ट्रीय नीति के औजार के रूप में बदल दिया है। वैज्ञानिकों की सफलता को देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पुरस्कार प्रणाली के इतिहास को देखें तो कई बड़ी खोजों को कभी नोबेल नहीं मिला, जो उल्लेखनीय है। क्रिस्पर तकनीक पर लंबे समय तक बहस हुई और कई अन्य वैज्ञानिक उपलब्धियों पर भी। रोसलिन फ्रैंकलिन, लीज मेटनर, वेरा रूबिन और जोसलिन बेल बर्नेल जैसी हस्तियों ने अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान दिए, लेकिन उन्हें नोबेल नहीं मिला। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कभी कभी पुरस्कार प्रणाली वैज्ञानिक वास्तविकता से पीछे रह जाती है। इन तमाम पहलुओं के साथ नोबेल पुरस्कार केवल सफलता को पुरस्कृत करने की प्रणाली नहीं है, बल्कि ये मानवता के नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परिवर्तन का प्रतिबिंब भी है। इसकी अनजानी कहानियां और विवादास्पद निर्णय इस बात को उजागर करते हैं कि पुरस्कारों के पीछे की प्रणाली कितनी जटिल है। अगर आप नोबेल पुरस्कारों के अनजाने पहलुओं और विवादास्पद इतिहास के बारे में जिज्ञासु हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। नोबेल के बारे में आपकी राय क्या है? चर्चा में शामिल हो।